दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पूरा तांडव मचा हुआ है 3 फार्म लॉज को लेकर। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो लॉज है ये हमने एक दिन में नहीं बनाए, बल्कि 20 साल के कंसल्टेशन के बाद इन लॉज को बनाया गया है। और एक बार ये लॉज अगर लागू हो गए तो देश भर के किसानों को ये ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वहीं किसानों का कहना यह है कि इन लॉज को लाने से पहले हमसे कोई बातचीत नहीं की गई। हो सकता है कि शुरू के कुछ सालों में ये लॉस फायदेमंद साबित हो, पर आने वाले टाइम पर ये सिचुएशन को बद से बदतर बना देंगे। जमीन छिन सकती है, अवेलेबल प्रोटेक्शन जैसे एपीएमसी, एमएसपी, ये सब छिन सकती है। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इन्हें दूर करने के लिए 11 राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, पर किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो एज ऑफ नाउ सिचुएशन रुक सी गई है, न ये आगे बढ़ रहे हैं न ये। ऐसे में सिटीजन के लिए एक साइड चूज करना, कौन सही है कौन गलत, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ये सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसका या उसका साइड डिस्कस नहीं करेंगे, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, एक क्लियर तरीके से ये डिस्कस करेंगे कि ये जो लॉज है इनसे फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और इन पर गवर्नमेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन 3 लॉज को लाने की क्या जरूरत पड़ी। जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसे दूर करने के लिए इन लॉज को लाया गया। तो एट प्रेजेंट फार्मर्स अपना प्रोड्यूस, अपना क्रॉप्स बेचने के लिए लाइसेंस्ड कमीशन एजेंट्स या आरथियर्स के पास जाते हैं डेजिग्नेटेड मंडीज में। अब अगर हम पंजाब और हरियाणा की ही बात करें तो वहां पर लगभग 48,000 आरथियर हैं। बेसिकली जो कमीशन एजेंट्स होते हैं ये फार्म प्रोड्यूस को पैकेजिंग करने का, पॉलिशिंग करने का, छटनी करने का, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इन आरथियर्स को सर्विस मैन भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर जो भी फार्म प्रोड्यूस बिक रहा है उसकी पूरी सेल वैल्यू का ये कमीशन एजेंट्स 1.5 से 3% कमीशन चार्ज करते हैं। इसलिए इन्हें नेगेटिवली मिडिल मैन भी कहा जाता है। तो ये जो 3 नए लॉज लाए जा रहे हैं ये बेसिकली आरथियर्स को हटाने की, इनके काम को कम करने की बात कर रहे हैं। जिससे ये क्वेश्चन भी उठता है कि हर स्टेट में जहाँ पे एपीएमसीज है वहाँ पे ये कमीशन एजेंट्स भी हैं। जैसे पंजाब में ही 48,000 कमीशन एजेंट्स हैं। तो अगर ये नए लॉज लागू हो जाते हैं तो इतने सारे लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो तो जॉबलेस हो जाएंगे। तो उनकी जॉब्स का क्या होगा। अब वापस आते हैं हम अपना सिस्टम समझने। तो ये जो डेजिग्नेटेड मंडीज हैं इसे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट्स, एपीएमसी एक्ट्स के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल सेल वैल्यू पर जो कमीशन एजेंट्स है वो अपनी सर्विसेज के लिए 1.5 से 3% कमीशन चार्ज करते हैं। उसी तरह हर स्टेट एपीएमसी में जो भी ट्रेड हो रहा है उस पर मंडी टैक्स, मंडी फीस ऑब्टेन करते हैं। जैसे अगर हम पंजाब और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें मंडी से कुछ 1000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि जो एपीएमसीज हैं, जो मंडीज हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है। 2019 की बात करें तो इंडिया में 6,630 मंडीज थी जहां एमएसपी के थ्रू प्रोड्यूस प्रोक्योर किया जाता है। ऑन एन एवरेज एक एपीएमसी 469 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो ऐसे में जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो पूरा मंडी तक ट्रैवल करके अपना सामान बेचने के बजाय आसपास के ट्रेडर्स को अपना सामान बेच देते हैं। एक बात जो आपकी जानना जरूरी है वो ये कि इंडिया में सिर्फ 6% ही ऐसे फार्मर्स हैं जो एमएसपी का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर फिगर्स के रूप में बात करें तो ये 6% कुछ 2.5 से 3 करोड़ फार्मर्स होते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले एपीएमसी की। इंडिया की जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनकी नीड एपीएमसी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। और जो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ रही है वो है कमीशन एजेंट्स की, अर्थियास की, जो 1.5 से 3% का कमीशन लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। तो इन लूप होल से निपटने के लिए प्लस फार्मर्स को और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो 3 लॉज लेके आती है। अब हम बहुत सिंपल तरीके से, इनफैक्ट एक एक लाइन में ये जानेंगे कि जो 3 लॉज है ये एक्चुअली क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है वो ये कहती है कि फार्मर्स एपीएमसी से बाहर जाकर भी अपना प्रोड्यूस, अपने क्रॉप सेल कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तब उसे जो एपीएमसी में मंडी टैक्स या स्टेट टैक्स देना पड़ रहा था अब वो उसे नहीं देना पड़ेगा।
अब जो दूसरा लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और डायरेक्ट फार्मिंग की बात करता है और क्लियरली ये कहता है कि इनसे जुड़े जो भी रिस्क है वो डायरेक्टली बिजनेसेस, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो बियर करेंगी, फार्मर्स पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं जो तीसरा लॉ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, वो फूड ग्रेन्स जैसे ऑयल, पल्सेस, सीरियल्स, इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट को डीरेगुलेट करती है। बेसिकली ये जो लिमिट हटाई गई है ये कोल्ड स्टोरेज के लिए एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो ये थे वो 3 लॉज जिनके अगेंस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के कुछ सबसे लंबे चलने वाले प्रोटेस्ट में से एक है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, और इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और उसने भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए। जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली राइट टू प्रोटेस्ट को एक फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दोनों साइड में बातचीत होनी बहुत जरूरी है ताकि कोई एक सोल्यूशन तक पहुंच सके, इसलिए उन्होंने एक 4 मेंबर की कमेटी भी सेटअप की। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे कंफ्यूजन सॉल्व नहीं हो जाते तब तक उन्होंने इन 3 फार्म लॉज पर स्टे लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके फार्मर्स की जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है उन्हें शांत करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि इन लॉज से फार्मर्स को स्पेसिफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या क्या डर है। तो जो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फार्मर को है वो ये कि ये लॉज इंप्लीमेंट होने के बाद एपीएमसीज खत्म हो जाएंगी और उसके बाद एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट है, वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो 2 बड़े डर है वो एक तरीके की स्पेक्यूलेशन है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो 3 लॉज है ये कहीं पर भी ये नहीं कहते कि इनकी इंप्लीमेंट होने के बाद एमएसपी खत्म होगा या एपीएमसी खत्म होगा। नहीं, लॉज ऐसा नहीं कहते, पर ये फार्मर्स का स्पेक्यूलेशन है। पर क्या ये स्पेक्यूलेशन पूरी तरीके से गलत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने आपको पंजाब और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्पल में बताया कि ये जो स्टेट्स है, ये जो भी मंडी टैक्स वसूलती है, जो भी करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं, ये वापस स्टेट के डेवलपमेंट में ही यूज होता है, चाहे वो इरिगेशन हो, फार्मिंग हो, रोड बनाना हो, बैंक लोन वेवर हो, ये सारी चीजों में ही ये पैसा वापस यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं और आप मुझे बताइए कि क्या ये स्पेक्यूलेशन सही है या गलत। देखिए, अभी जो सिस्टम है उसमें फार्मर्स सीधा एपीएमसी जाते हैं अपना प्रोड्यूस सेल करने के लिए, और जैसे ही वो वहां जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट वहां से मंडी टैक्स वसूलती है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ही। पर ये जो नए लॉज आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, हम एपीएमसी के साथ एक और सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। अभी जो नया मार्केट है ये अपने आप को सस्टेन करने के लिए एपीएमसी से कंपीट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स उसके पास आए। तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है कि शुरू के कुछ साल वो मार्केट प्राइस से बेटर प्राइस अफोर्ड करवाए, एमएसपी से भी बेटर प्राइस अफोर्ड करवा सकता है। तो हो सकता है कि शुरू के कुछ साल सचमुच फार्मर्स को इस नए मार्केट से फायदा हो। पर धीरे धीरे जो स्पेक्यूलेशन है वो ये कहती है कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये नया मार्केट प्लेस फ्लरिश करेगा, मानिए अगर 50% फार्मर्स भी इस नए मार्केट में चले जाते हैं तो धीरे धीरे एपीएमसी बंद होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एपीएमसी सर्वाइव कैसे करता है, मंडी टैक्स से। अगर फार्मर्स दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे तो ये मंडी टैक्स आएगा कहां से? तो यहां से इनका ये डर है कि अगर ये नया सिस्टम आता है तो एपीएमसी बंद हो जाएगा। अब अगर एपीएमसी बंद हो जाता है तो फार्मर्स को क्या फर्क पड़ता है, अब वहां पे तो उनको टैक्सेस ही पे करने पड़ते हैं। ये कि फार्मर्स के हिसाब से जो एमएसपी की सुरक्षा है, जो एमएसपी का प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही अवेलेबल है। ये जो नया मार्केट है वहां पर एमएसपी की तो बात ही नहीं की गई है। तो उनका सोचना ये है कि जैसे ही एपीएमसी बंद हो जाएंगी वैसे ही एमएसपी का जो प्रोटेक्शन है वो भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उनका स्पेकुलेशन ये कहता है कि जो नया मार्केट प्लेस है, अगर सारे के सारे एपीएमसीज बंद हो गए और ये सिर्फ नया मार्केट बच गया तो ये अपनी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर देगा जो कि फार्मर्स के लिए फेयर नहीं रहेगा। इस पर गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो एमएसपी पर रिटन अश्योरेंस देने को तैयार है। एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। मंडियों को बेहतर बनाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, तो उनके लिए लॉज चेंज किए गए हैं और नई स्कीम्स बनाई गई है। और रही बात एपीएमसी मंडी की कि क्या वो खत्म होंगे या नहीं, तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे प्राइवेट मंडियों को रेगुलेट कर सकते हैं, जितना चाहे टैक्स वसूल कर सकते हैं, और जैसे वो एपीएमसी को रेगुलेट करते हैं वैसे ही वो इन्हें भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से एमएसपी या एपीएमसी खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि इन लॉज के कारण फार्मर्स को प्राइवेट कंपनीज एंड बिजनेस के साथ डील करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर अगर किसी भी कंडीशन के कारण अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, जैसे अगर बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, अगर किसी भी सिचुएशन में किसान कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उस कारण कंपनीज फार्मर्स की जमीन छीन सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस पर गवर्नमेंट का कहना ये है कि लॉ बनाते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी भी हाल में किसानों की जमीन नहीं छीननी चाहिए। इसलिए हमने एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, जो फार्मर प्रोटेक्शन की बात करता है। और उसका ही सेक्शन 8 ये क्लियरली बोलता है कि किसी भी कारण से लैंड का ट्रांसफर, सेल, लीज या मॉर्गेज नहीं हो सकता। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इन लॉज के आने के बाद फार्मर्स को अगर कोई भी परेशानी होती है तो उन्हें अपनी कंप्लेंट्स एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को बतानी होगी, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। इसके साथ ही किसी भी प्रॉब्लम में डिस्प्यूट होने पे किसान सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इस प्रॉब्लम पर रिस्पॉन्ड करते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ, वो कोर्ट्स में अपील अलाउ करेंगे। इसके अलावा 3 और प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स को इन लॉ से लग रही है वो ये, पहला कि इन लॉज को इनैक्ट करने से पहले फार्मर्स या उनकी यूनियन से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है वो इन लॉज के आने के बाद छिन जाएगी। और तीसरा, स्टबल बर्निंग, एयर क्वालिटी मैनेज करने के लिए इसे पीनलाइज किया जा सकता है। इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट का कहना यह है कि पहला, इन लॉज को 20 साल से चल रहे कंसल्टेशन के बाद लाया गया है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी में कोई चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। और तीसरा, स्टबल बर्निंग के लिए वो फार्मर्स के कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना कि फार्मर्स को इन लॉज से क्या क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट साइड से क्या क्या जेन्युइन रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको इस पूरी डिबेट में थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और ऐसे और इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप आकर ढेरों इंटरैक्टिव कंटेंट देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.